हेलो स्टूडेंट। जो हमारा चैनल है बेटा एंड्स नीट शॉर्ट नोट, ये आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा है बेटा। उस सीरीज का नाम होगा क्विक रिवीजन। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में हम लोग सबसे पहले वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग बेटा क्या करेंगे, चैप्टर को रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का चैप्टर होगा जिसमें आपका पूरा रिवीजन कवर हो जाएगा। तो चलिए बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबको पता है फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। डायरेक्शन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को देखिए, डायरेक्शन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये समझते हैं। देखिए, जो स्केलर है इसमें यूनिट बेटा कंफर्म होगी, मैग्नीट्यूड कंफर्म होगा। बिना यूनिट और मैग्नीट्यूड के कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, डायरेक्शन अगर कोई चीज स्केलर है, ठीक है, तो स्पेस में बेटा उसका डायरेक्शन नहीं होगा। ये नॉर्मल एलजेब्रा को क्या करता है, फॉलो करता है। नॉर्मल एलजेब्रा किस तरह से, जैसे अपने पास 2 + 3 + 4 होगा तो डायरेक्ट ऐड होके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, नॉर्मल एलजेब्रा को फॉलो करता है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, मास, स्पीड, डिस्टेंस। सबने पढ़े, और भी काफी सारे होते हैं लेकिन सबने पढ़े हुए कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। इसमें यूनिट कंफर्म होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन कंफर्म होता है बेटा। बिना डायरेक्शन के वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। वेक्टर एलजेब्रा, ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है। सर ये वेक्टर एलजेब्रा क्या होता है, तो बेटा वेक्टर एलजेब्रा के अंदर जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई होंगे इनका कुछ अलग रूल होंगे, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है इसके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला आता है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए, एक कोई भी इस तरह एरो ले लिया, इसका इनिशियल पॉइंट ये क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, बेटा ये वाला क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट। इसको क्या बोला जाएगा, हेड, और इसको क्या बोला जाएगा, टेल। ठीक है, ये यहां देख लीजिए। चलिए, जो वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, जो भी क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन इधर है तो बेटा ये वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ द एरोज शो इट्स डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, लेंथ पी क्यू शोज मैग्नीट्यूड। बेटा पी क्यू लेंथ होगी, ये क्या बताएगी, इस एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए F = 5 न्यूटन लिख दिया मैंने, अब मैं F = 10 न्यूटन लिखना चाह रहा हूं। एक ही क्वेश्चन की बात चल रही है, अगर एक ही क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि F = 5 न्यूटन, F = 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये इनके मैग्नीट्यूड को बता रहा। अब ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन के अंदर में F वेक्टर = 20 न्यूटन ऐसा लिख दूं। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन है, अगर 5 न्यूटन जब इतना बड़ा लिखा है तो 10 न्यूटन उससे डबल लिखेंगे, और 20 न्यूटन 10 से भी क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे। ठीक है, चलिए, डिनोट करने के तरीके कैसे है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एफ के ऊपर वेक्टर लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, उल्टा डायरेक्शन नहीं लेना, इस तरह तिरछा भी नहीं लेना, और इस तरह बिना एरो लगाए हुए भी नहीं लिखना। इसका मतलब इस तरह बेटा कि ये बार, कि मैंने एरो नहीं लगाया, सिर्फ बार लगा दिया, तो ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करने का सही तरीका नहीं है। एफ के ऊपर इस तरह से तिरछा वेक्टर लगा दिया, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। एफ के ऊपर उल्टा वेक्टर लगा दिया, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा, ये इतने सारे टाइप्स इसके, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर में यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं,
एक वेक्टर ये रहा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। दूसरा वेक्टर ये रहा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, इक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन एक है, मैग्नीट्यूड एक है। अगला एग्जांपल लिया, एफ इज इक्वल टू 6 न्यूटन और एक ले लिया एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये क्या बेटा, इक्वल नहीं है, ये दोनों, ये और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर यूनिट भी चेंज हो जाए तो भी वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो सिंपली इक्वल वेक्टर ये यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। अगला आता है पैरेलल वेक्टर, ओनली डायरेक्शन सेम। इसमें क्या है, सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है फोर्स वेक्टर 2 न्यूटन। तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है पैरेलल वेक्टर की, ओनली डायरेक्शन सेम। सिर्फ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और चीज सेम हो चाहे ना हो। और चीज कौन सी, यूनिट और मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड नॉट नीड इक्वल। देखिए एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्यों है, क्योंकि कंडीशन क्या है, डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी, बट यूनिट एंड मैग्नीट्यूड नॉट नीड इक्वल। इक्वल हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं हुए तो भी वो एंटी पैरेलल रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपोजिट वेक्टर, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। चलिए ये तो पिछले में भी था, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम होनी चाहिए। ये है एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, इधर लिख दिया मैंने एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो ये अपोजिट वेक्टर है। अगर इसको मैं लिख देता, अगर v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या बोल सकते थे, अपोजिट नहीं होता। तो अपोजिट होने के लिए क्या कंडीशन है, ये एक तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, तो क्या बोला जा सकता है, अपोजिट वेक्टर। आगे बढ़ते, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जो नल वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन बेटा अनडिटरमाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये कोई ब्लॉक है, एक सेकेंड, किसी ने इधर F इज इक्वल टू 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर भी F इज इक्वल टू 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो नेट वेक्टर कितना हुआ बेटा इस पे, 0, क्योंकि इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ इसका, 0। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बता ही नहीं सकते। देखिए इधर से भी 4 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 4 न्यूटन लग रहा है, तो पता ही नहीं लग रहा कि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक क्या वहीं का वहीं है, तो अपन डायरेक्शन इसमें नहीं बता सकते कि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसके लिए ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और बेटा ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए देखिए ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें इतना सा हिस्सा, ये क्या है, यूनिट क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, तो कितनी यूनिट क्वांटिटी हो जाएगी इसमें, 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 ए कैप।
अब ये ए कैप क्या है बेटा, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है उसका सिंबल क्या होगा, ए कैप। जो भी वेक्टर होगा उस पे क्या लगा दो, उसके मैग्नीट्यूड पे कैप लगा दो, वो उसका सिंबल बन जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, नाम से पता लग रहा है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, ए इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू जो भी डायरेक्शन होगा। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है वेक्टर की, ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। अब देखिए इसका मुझे क्या लिखना था कि ए वेक्टर कितना है लिखना है। चलिए उसमें क्वेश्चन में गिवन है अपने को कि ये क्या है, यूनिट है, ये इतना सा हिस्सा यूनिट मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो बेटा कितने यूनिट मैग्नीट्यूड हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 5 यूनिट मैग्नीट्यूड से मिलके बना हुआ है, तो 5। और डायरेक्शन किधर है इसका बेटा, ए कैप की तरफ, ठीक है भाई। ए वेक्टर अगर इधर है तो ए कैप क्या बताएगा, इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो ए कैप ए 5 ए कैप क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, इसको बहुत जगह काम में आएगा ये, चाहे ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इनको थोड़ा इस तरह से पढ़ते हैं। आई कैप जे कैप के कैप के बारे में सुना होगा आप लोगों ने बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये कार्टेशियन प्लेन है बेटा, 3 डायमेंशन, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां पे ये मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर को बता रहा है, इतना सा ये, ठीक है। तो क्या, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इट इज डिनोटेड बाय आई कैप। ये फंडामेंटल है, हम लोग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वाई एक्सिस में है, अगर वाई एक्सिस में कोई यूनिट वेक्टर है तो क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज डिनोटेड बाय जे कैप, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, तो उसको जे कैप से डिनोट करेंगे। अगर सिमिलरली अगर जेड एक्सिस की तरफ है बेटा यूनिट वेक्टर, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से, ठीक है। तो आई कैप तो इस तरह से, जे कैप इस तरह और के कैप इस तरह, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आई जे के कैप है आर फंडामेंटल यूनिट वेक्टर एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर बोला जाए एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, तो क्या बोलना है, 90 डिग्री। भाई आई कैप और जे कैप में 90 डिग्री एंगल, एंगल बिटवीन जे कैप एंड के कैप, जे कैप और के कैप में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए आई कैप एंड माइनस आई कैप, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप बोल रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप, ठीक है। नेगेटिव वाई को बेटा माइनस जे कैप और नेगेटिव जेड को माइनस के कैप, ठीक है। चलिए तो आई कैप और माइनस आई कैप में देखिए कितना एंगल है, 180 डिग्री का, तो क्या बोलना है, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो देखिए F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, इसलिए ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया। इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, बेटा इसका डायरेक्शन क्या है, कोई वेक्टर है ए कैप, ठीक है, ए वेक्टर डायरेक्शन में। चलिए राइट दिस फोर्स एफ वेक्टर इन द रिलेशन विद ए कैप, मतलब अपने को एफ वेक्टर बताना है कि एफ वेक्टर कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। तो बेटा एफ वेक्टर मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, इसका डायरेक्शन ये रहा। भाई ए कैप क्या बताता है, वेक्टर के डायरेक्शन को,
और जो ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? ए कैप में, तो ये आ गया ए कैप। समझ आया? तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एफ कैप ही लिखे, ऐसा नहीं है, इसने पहले बोल दिया कि 10 न्यूटन ए कैप की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वेक्टर आता है एक्सियल वेक्टर। देखिए कुछ जो जिन्होंने पढ़ चुके हो एक्सियल वेक्टर के बारे में, उन सभी को पता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सम वेक्टर सच एज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क etc डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। चलिए कुछ अपन ने टर्म सुने बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह के, टॉर्क, इस तरह के बेटा। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन किधर होते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहे हैं, उस एक्सिस के अलोंग इनका डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका क्या है? राइट हैंड रूल। तो ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी मास की, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अलोंग बेटा ये इस तरह से रोटेट कर रही है, देखो डायरेक्शन भी बना रखा मैंने। ठीक है, तो अपने को इसकी डायरेक्शन कैसे देनी है, ध्यान से देखना। कोई भी मेरे पास अपने को क्या करना, ध्यान से देखिएगा। मैं मेरे इसको बड़ा कर लेता हूं बेटा, देखिएगा बेटा, ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कोई चीज मान लो जिधर घूम रही है, मान लो इस पे ये कोई हाथ है, ये मान लो कोई बॉडी है, ये ऐसे 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 रोटेट हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, उस बॉडी के रोटेशन के अलोंग फिंगर को कर्ल करना है। ठीक है, ये कर्ल कर दिया, तो जो कर्ल किया वो किस डायरेक्शन को बताएगा बेटा? रोटेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। उस वेक्टर के, एक्सियल वेक्टर के डायरेक्शन को कौन बताएगा? ये अपना थंब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, अगला वेक्टर आता है पोजीशन वेक्टर। A vector which gives a position of a point with reference to origin is called a position vector। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया 4,5, जैसे मान लो 4,5। ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर के डिनोट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे बेटा? ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस। पहले x एक्सिस पे 4 मान लिया यहां पर है, और y एक्सिस पे ये 4, ये 5। ठीक है, तो यहीं कहीं पे आएगा। तो 4,5 का पहले तो इस पॉइंट को यहां बना दिया। अब पोजीशन वेक्टर कैसे बनाऊंगा मैं? ओरिजिन से बेटा इस पॉइंट को ये मिला दिया और ये वेक्टर बना दिया, और इसको नाम दे दिया कुछ भी, जैसे आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है? इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। तो सिंपली कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो क्या करना है बेटा? उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में शो करना है। फिर ओरिजिन से क्या करना है? एक वेक्टर बना देना है, उसका हेड किधर रहेगा? जिस पॉइंट का अपने को पोजीशन वेक्टर बनाना है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये किसको बताएगा? उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर किस तरह डिनोट करेंगे बेटा? इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। देखिए ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा कोई वेक्टर है मेरे पास, ये चलिए ध्यान से देखिएगा, ये कोई वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, सबको दिख रहा है ये वेक्टर? चलिए ये कोई वेक्टर है मेरे पास। अब मैं इस वेक्टर को क्या कर सकता हूं? स्पेस के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकता हूं। ठीक है, बट बिना रोटेट करे हुए।
तो बेटा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए कैसे, ये वेक्टर है, इसको मान लो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। पहले ये वेक्टर कहां था, मान लिया पहले ये वेक्टर यहां था बेटा, यहां, ठीक है। इसकी वैल्यू थी ए वेक्टर, अभी भी इसकी वैल्यू ए वेक्टर ही रहेगी, ठीक है। अगर मैंने इस वेक्टर को क्या करा, अगर मैंने बेटा इस वेक्टर को अगर रोटेट करवा दिया, ठीक है, ऐसे रोटेट करा दिया, अब ये ए वेक्टर नहीं रहेगा। अब इसको ए वेक्टर बोलना गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने रोटेट करवा दिया। तो सिंपली क्या बोलना है, किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में बिना वैल्यू चेंज करे हुए शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर ये है तो बेटा इसको इसके पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल यहां लेके जाऊंगा, शिफ्ट कर दूंगा, तो भी ये ए वेक्टर कहलाएगा। अगर मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूं तो भी ये ए वेक्टर कहलाएगा, यहां शिफ्ट कर दूं तो भी ए वेक्टर कहलाएगा। क्या सर इसको ऊपर शिफ्ट कर दे तो ए वेक्टर कहलाएगा, हाँ बिल्कुल, ऊपर शिफ्ट कर दिया तो भी ए वेक्टर कहलाएगा, यहां शिफ्ट कर दिया तो भी ए वेक्टर। अगर इधर शिफ्ट कर दिया अब ए वेक्टर नहीं बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होते बेटा ए वेक्टर थोड़ी रहेगा, कुछ और वेक्टर रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसका ध्यान से पढ़िएगा बेटा, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए मेरे पास कोई वेक्टर है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, मैंने इसको बना दिया बेटा ये एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। अब मैंने क्या करा, इस एफ वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो कितना आ जाएगा ये 10 न्यूटन। तो अब 2f वेक्टर कैसे बनाऊंगा मैं बेटा, इसको जस्ट डबल कर दूंगा, 2f वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब इसको क्या करा अपन ने, साइज में जस्ट डबल कर दिया, ठीक है। चलिए, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर किसी वेक्टर को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी पहले f इक्वल टू 5 न्यूटन दे रखा है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। और जो अपन ने एरो बनाया है उसको भी क्या करना है, ये इस एरो को भी जस्ट डबल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलिए अगला इसमें ध्यान से देखिएगा, फाइव न्यूटन है, अगर सर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा -10 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 न्यूटन इस तरह था तो अब -10 इस तरह हो जाएगा, ये 5 न्यूटन है, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो एक नोट लिख लीजिए, नोट क्या है बेटा, अगर किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है विच वेक्टर इज बिगर। क्वेश्चन लेते हैं अपन बेटा, इनमें से कौन सा वेक्टर बिगर है। एक तो है 15 न्यूटन, 27 न्यूटन, 43 मीटर, ठीक है। चलिए ये बेटा सारे क्या है, इक्वल लाइन है, ये सब, ये जितने भी लाइन है बेटा ये सब लेंथ वाइज इक्वल है, ये जितना लाइन है उतना ही ये है उतना ही है। अब बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो बेटा याद क्या रखना है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही बेटा क्या हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट है तो कंपेयर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपन नहीं बोल सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। चलिए तो क्या बोलना है यहाँ पे, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कंपेयर नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर हुआ। चलिए कंपेयर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिटवीन टू वेक्टर, इसको पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकाला जाता है। किसी भी वेक्टर को देखिए ध्यान से, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बेटा एंगल कब निकलेगा,
दोनों वेक्टर की जो टेल है बेटा, ये ए वेक्टर का टेल, एक बी वेक्टर का टेल, अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो इनके बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, थीटा। चलिए अगला ध्यान से देखिए, अगर इनके टेल से टेल मिले हुए हो तो भी क्या बोला जा सकता है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। कितना बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, थीटा। चलिए चलिए अगर मैं इस तरह ले लूं तो, और ये एंगल है थीटा, तो क्या अब भी हम बोलेंगे कि एंगल थीटा है? नहीं बेटा, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या कंडीशन है, या तो उनका हेड से हेड मिलाओ या फिर टेल से टेल मिलाओ। ठीक है, तो अभी ये थीटा एंगल नहीं है, तो फिर सर एंगल क्या है? देखिए ध्यान से, हमको पता है कि किसी भी वेक्टर को हम बेटा स्पेस में कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया अपने पास बी वेक्टर। ठीक है, चलिए अब ये पता है ये वेक्टर कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अब देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या मिला हुआ है, हेड। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 माइनस थीटा। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर एडिशन, पहला मेथड पढ़ेंगे बेटा हम इसमें, टिप टू टेल मेथड। टिप टू टेल मेथड, देखिए टिप टू टेल मेथड क्या होता है। मान लिया ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बेटा बी वेक्टर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे ये ए वेक्टर है बेटा, तो ए वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, ये मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब बी वेक्टर को भी मैं पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट करता हूं, तो इसको उठा के मैंने इसी एंगल पे एज इट इज ऐसा कैसा रख दिया, ये हो गया बी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बेटा, ये जो रिमेनिंग साइड है इस तरह से, मतलब इनिशियल वेक्टर के टेल को, ध्यान सुना, इनिशियल वेक्टर के टेल को और फाइनल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर है, फाइनल वेक्टर के हेड को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर यहाँ क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर क्या बता रहा है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, ये क्या है, टिप टू टेल मेथड। चलिए सेम टिप टू टेल मेथड की तरह बेटा अपने पास कौन सा है, पॉलीगन लॉ। देखिए पॉलीगन लॉ में क्या होता है, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, ट्रायंगल मेथड भी बोल सकते हैं इस ऊपर वाले को। यहाँ पे अपन ने बेटा दो वेक्टर लिए, अब अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो पॉलीगन वेक्टर का यूज किया जाएगा। मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, देन डी वेक्टर ये रहा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं ए वेक्टर को लिखता हूं, ये मैंने उसको उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब रेड वाले की बात करते हैं, तो रेड वाले को बेटा मैं एज इट इज पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। अब अपन येलो वाले की बात करते हैं, तो इसको भी एज इट इज ऐसा कैसा इधर रख दिया। इसके बाद बेटा इस ग्रे वाले की बात करते हैं, ये आ गया नेक्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा बेटा, रिजल्टेंट वे होगा इनिशियल के टेल को फाइनल के हेड से मिलाने वाली जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर है, तो ये किसको, रिजल्टेंट को बताएगा। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर होगा। और हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, चलिए तो बेटा ये क्या है, एडिशन है ये। तो सर हम डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते थे, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, अभी वो भी समझेंगे अपन। इसको एक और तरीका बेटा याद रखने का, देखिए यहां से स्टार्ट होते हैं अपन। अपन किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ये चले गए ए वेक्टर की डायरेक्शन। फिर अपन बी वेक्टर की में, तो प्लस बी वेक्टर। फिर सी वेक्टर की में, तो प्लस सी वेक्टर। फिर अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डी वेक्टर में, तो प्लस डी वेक्टर। अब देखिए, अब आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस आर वेक्टर। ये टोटल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। तो इस तरह कर लिया करो, और जो भी अपने को फाइंड करना है, जैसे बी वेक्टर फाइंड करना है, तो बी वेक्टर को बेटा इधर रख दो, और बाकी सब ए सी डी और आर वेक्टर को इक्वेशन के इधर ले जाओ। ठीक है, इस तरह से। अब सर ये डायरेक्टली, ये बेटा ये वेक्टर फॉर्म है, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लिया ये कोई मेरे पास ब्लॉक है, इस पे 5 न्यूटन इधर से लगा, 5 न्यूटन इस पे इधर से लगा बेटा, तो नेट जो होगा वो 10 न्यूटन नहीं होगा बेटा, जो नेट होगा वो क्या होगा, 0 न्यूटन। मतलब 5 और 5 का रिजल्टेंट कितना है बेटा, 0 न्यूटन यहाँ पे। चलिए, अगर ये होता, अब 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, और दूसरा 5 न्यूटन भी बेटा इधर से लग रहा है। अब यहाँ पे नेट जो होगा बेटा, अब वो 0 नहीं होगा, अब यहाँ पे नेट 10 न्यूटन होगा। चलिए, अगली बार मैंने बेटा एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, दोनों 5 न्यूटन के, ये भी 5 न्यूटन का, ये भी 5 न्यूटन का। अब नेट रिजल्टेंट कितना आएगा इस पे बेटा, 5√2। कितना आएगा, 5√2। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, 5 और 5 का एडिशन बेटा, रिजल्टेंट 0 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 5√2 भी आ रहा है, और भी आ सकता है कुछ। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये जो 5 न्यूटन है ये मैग्नीट्यूड पे, ये जो रिजल्टेंट है ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है कि ये किस ओर लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने को वेक्टर एलजेब्रा अलग से पढ़ना पड़ रहा है। अगला मेथड बेटा अपन पढ़ते हैं, सबने पढ़ा हुआ होगा अगला मेथड। देखिए अगला मेथड पैरेललोग्राम वेक्टर या पैरेललोग्राम मेथड लिख लीजिए। अगला मेथड बेटा पैरेललोग्राम मेथड है। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा, इनको इस तरह से ऐड करेंगे, मतलब उनके टेल को टेल से ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे बेटा। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इनके यहां से, ठीक है, मतलब जहां पे ये ए और बी का क्या जुड़ा हुआ है, टेल जुड़ा हुआ है, तो वहीं से रिजल्टेंट का टेल भी जुड़ेगा बेटा, और यहां तक ये किसको बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या है बेटा, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का अगर एंगल एल्फा है बेटा, तो इस आर वेक्टर का, ये जो आर वेक्टर है इसका ए वेक्टर से एंगल कितना आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बेटा ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, इसी तरह ये भी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट का बेटा मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, उनको डायरेक्ट नोट करके लिख देते हैं। अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड है इनका बेटा वो किसके इक्वल है, मान लीजिए वो इक्वल है पी के, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा बिल्कुल जस्ट बीचों बीच आएगा, और कितना आएगा, p√2।
पहला तो ये। दूसरा बेटा, अगर 3 वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है बेटा, इनका नेट रिजल्टेंट अगर 0 चाहिए बेटा, तो ये एंगल कितने होने चाहिए? 120, 120 और 120। चलिए, थर्ड अपने पास है बेटा, कोई भी 2 वेक्टर मान लीजिए ऐसे है कैसे, ठीक है। तो जो बड़ा वेक्टर होता है बेटा, ध्यान सुना, जो बड़ा वेक्टर होगा इनमें से, जैसे ये है 2a वेक्टर और बेटा ये a वेक्टर, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ बेटा रिजल्टेंट ज्यादा झुका रहेगा, उसकी तरफ रिजल्टेंट क्या झुका रहेगा? ज्यादा झुका रहेगा। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अब सर ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, अब किसकी ओर ज्यादा झुकेगा? अब दोनों बराबर है बेटा, तो बराबर है दोनों के लिए 50-50, मतलब अल्फा ये बीटा, तो क्या बोल सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे डायरेक्ट तरीके ये क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प देंगे, तो इनको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मुझे पता करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं। चलिए, अगर ये ए वेक्टर है, पैरेललोग्राम मेथड से सोल्व करेंगे। अगर ये बेटा बी वेक्टर है, तो अगर ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सर ये सब्ट्रैक्शन कहाँ हुआ? तो कोई बात नहीं बेटा, अपने को क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। ये कितना है? बी वेक्टर, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। अब ये क्या? ए वेक्टर, ये क्या? माइनस बी वेक्टर। बेटा पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये वेक्टर बेटा किसको डिनोट करेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। चलिए, इसको क्या बोला जा सकता है? आर डैश वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर तो रिजल्टेंट और आर डैश वेक्टर सब्ट्रैक्शन। चलिए, ये एंगल कितना था बेटा? थीटा था ए और बी वेक्टर के बीच में। तो अब यहाँ पे ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जो 10 अल्फा होगा, ये अल्फा डैश मान लीजिए, ये अल्फा डैश, तो 10 अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। सेम उसी तरह से बेटा, बस वहां पे आर वेक्टर कितना था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा तो बेटा वही ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। चलिए, 10 अल्फा डैश, अल्फा डैश क्या है बेटा? ये आर डैश, ये देखिए ये ब्राउन कलर का आर डैश और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या? अल्फा डैश। तो 10 अल्फा डैश क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो अकेला बी है बेटा, इसके आगे माइनस लगा दो, इस बी के आगे माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है बेटा, और ये कोई वेक्टर है अपना, आर वेक्टर नाम दे दिया मैंने इसको। ये एक्स एक्सिस से बेटा कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा इसके यहां पे मैंने ये परपेंडिकुलर खींच दिया, इधर भी परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये कंपोनेंट एक हो जाएगा बेटा आर एक्स कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा आर वाई कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? आर एक्स, और इसको बोल सकता हूँ आर वाई।
अब मुझे बताइए आर एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा। आर एक्स कंपोनेंट का वैल्यू होगा आर कॉस थीटा। आर वाई का कितना वैल्यू होगा, आर साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, भाई आर एक्स जो है वो किधर है, आई कैप की तरफ है, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था, वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मतलब ये क्या है अपने पास, लिखने में तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। अब आर एक्स वेक्टर को मैंने इस तरह लिख दिया और आर वाई वेक्टर को मैंने इस तरह लिख दिया, लिख सकते हैं। तो आर एक्स का वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा आई के प्लस आर साइन थीटा जे के। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है बेटा तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई कॉस। आर एक्स और आर वाई के बीच में कितना एंगल है, 90। तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये तो क्या होंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म हो गया आर वेक्टर का कंपोनेंट के फॉर्म में, और ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर कोस आर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, चलिए एक और चीज इसमें सिखाता हूं मैं। अगर कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, पूछा गया कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो किस तरह निकाला जाएगा, जो भी इनके कंपोनेंट होंगे बेटा इनके स्क्वायर कर दो। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इतना क्लियर। एक और बात, अगर दो वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के, इस फॉर्म में दे रखा है। और पूछा गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट नहीं, डायरेक्ट पहले बोला गया इनका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ। वेक्टर फॉर्म में एडिशन कितना आएगा बेटा, इनके इन कंपोनेंट को डायरेक्ट ऐड कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स आई के प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे के प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। अब अगर ये तो क्या निकाल लिया अपने बेटा, वेक्टर फॉर्म निकाल लिया, ये तो क्या निकाल लिया अपने, वेक्टर फॉर्म निकाल लिया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, भाई एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इधर लिख देंगे ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस इधर लिख देंगे बेटा ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या चल रहा है, अपना रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में बेटा डेरिवेशन नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, क्विक रिवीजन होगा। जो भी चीजें हैं वो मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर आपको डीप के अंदर अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है, अभी मैं करंटली बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चैप्टर बेटा 12th क्लास का चैप्टर है। ये चैप्टर बेटा मैं एक चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, चैनल का नाम, वो चैनल मेरा खुद का है, चैनल का नाम है बेटा फिजिक्स अरावली बाय अरुण सर। ये मेरा चैनल का नेम है बेटा, ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस चैनल पे जाके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा पूरा डिटेल में, पूरा एडवांस लेवल, ठीक है, नीट लेवल और
बोर्ड लेवल पे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बोर्ड लेवल पे कवर करना है वो डेरिवेशन देख सकता है, जिसको बेटा नीट लेवल पे कवर करना है नीट लेवल के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करवाता हूँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम सेट आगे बढ़ता रहता है उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी दिए होते हैं। ठीक है, मेंस नीट और बोर्ड एक ही लेक्चर से कवर हो जाएगा। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बेटा अपन स्टार्ट करेंगे इस पे गॉस लॉ वगैरह, फिर उसके बाद कैपेसिटर। ठीक है, तो इस ईयर में मैं जो 2022 का अपना बेटा ये 22 का जो एग्जाम आएगा जेई मेंस का और नीट का, उससे पहले पहले मैं 12th और क्विक रिवीजन पूरा बेटा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो चैनल है एम्स नीट शॉर्ट नोट, इस पे अपन बेटा क्विक रिवीजन पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। अब कोई वेक्टर है बेटा ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से बेटा गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कॉस अल्फा, ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होंगे ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा अपने पास ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली बेटा कॉस बीटा क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स ए वाई क्या बेटा इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा ए वाई, ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा ए जेड। इसी तरह कॉस गामा क्या हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। ठीक है, तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी पढ़ा हुआ होगा। इसके बाद एक और बेटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा लिखूं मैं तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ये यहाँ पे अपना डायरेक्शन कोसाइंस खत्म होता है। ठीक है, ये बेटा क्विक रिवीजन चल रहा है, इसमें क्या होंगे सारे जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ है वो मैं एक ही लेक्चर के अंदर बता दूंगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करिए। और जो मेरा चैनल है पर्सनल फिजिक्स अरावली बाय अरुण सर, उस पे जाके बेटा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो इनको अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का पहला जो मेथड है वो है बेटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है अगर मैं दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करूं बेटा डॉट प्रोडक्ट करूं, इसे मल्टीप्लाई करना बोलेंगे लेकिन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं बेटा तो आंसर क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। ये क्या बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते बेटा। अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप को अगर बेटा मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये इसका वैल्यू आएगा 1। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप को अगर मल्टीप्लाई करता हूं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो 1। इसी तरह बेटा अगर मैं के कैप डॉट के कैप को अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर आएगा 1। ध्यान से देखिएगा। तो अगर सेम में बेटा अगर ये क्या है फंडामेंटल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है बेटा, इनको अगर मैं सेम को अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर कितना आएगा 1 को। अगर सर डिफरेंट डिफरेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा आंसर आएगा 0। जे को अगर के से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, और के को बेटा अगर आई से मल्टीप्लाई किया के केप डॉट आई केप किया तो आंसर आएगा 0। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आपके पास लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो मैं इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, अगर ए वेक्टर लिखा है मेरे पास ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के
प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर लिखा है मेरे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से, मतलब ए एक्स बी वाई प्लस ए वाई को बी वाई से, ए वाई बी वाई, ए जेड को बी जेड से, ए जेड बी जेड। ये डायरेक्ट तरीका बेटा, इस फॉर्म में अगर वेक्टर दिए हो इस फॉर्म में तो ऐसे डायरेक्ट वेक्टर किया जा सकता है। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या बेटा? स्केलर, ठीक है। प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला जा सकता है? स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर बेटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका आंसर आएगा 0। क्यों 0 आया? देखिए, ए बी कॉस, कॉस क्या बेटा? दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या? 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो फाइनल आंसर कितना है? 0। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कब? जब ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो? बी वेक्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते बेटा अपन क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो नाम है वो नाम क्या है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको मैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ। तो इसके नाम से क्या पता लग रहा है? अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। उसमें कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा। अब ये तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए लगा दिया एन कैप। अब ये एन कैप क्या है बेटा? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा बेटा ये, ठीक है। और अगर सिंपली बोला जाए, और अगर अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो प्लेन बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर को पर रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एन कैप का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, एक सेकेंड, ये प्लेन है बेटा। इस प्लेन पे ध्यान से देखना, दो वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, ये है बेटा बी वेक्टर, एंगल है थीटा, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो तो अपन कहां से निकाल लेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो तो क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। अगर इसको मैं एन कैप बोल दूं या आर कैप बोल दूं तो एन कैप ही आ जाएगा। ये तो क्या किया? ए बी। अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूं बेटा तो क्या आ जाएगा आंसर? बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? अगर ए से बी की तरफ, अगर ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो बेटा ए से बी की तरफ हाथ घुमाना है, तो ये जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा ये किसको बताएगा? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। अगर बी क्रॉस ए निकालना बेटा तो बी से ए की तरफ हाथ, ये अंगुलियों को कर्ल करो, तो अंगूठे का डायरेक्शन किस डायरेक्शन को बताएगा बेटा? बी क्रॉस ए के डायरेक्शन को। तो जिस तरह ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है उसी तरह बेटा ये किसका डायरेक्शन है? ये बी क्रॉस ए का।
और ये किसको बता रहा है, माइनस एन कैप। चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सबको याद रखना है ये वाला। अगर मैंने आई कैप क्रॉस आई कैप किया तो इसका आंसर आएगा 0। अगर जे कैप क्रॉस जे कैप किया तो इसका आंसर आएगा 0। अगर के कैप क्रॉस के कैप किया तो इसका आंसर आएगा 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आते थे, इनके आंसर 1 आते थे कि डॉट करता था तो मैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो क्या आएगा, के कैप। जे क्रॉस के कैप करूंगा तो आंसर आएगा आई कैप। अगर के कैप क्रॉस आई कैप करूंगा तो आंसर आएगा जे कैप। ठीक है, तो याद क्या रखना है, अगर आई को मैं अगर जे से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो आंसर रिमेनिंग वाला के कैप। अगर जे को बेटा मैं के से कर रहा हूं तो आई कैप, के को आई से कर रहा हूं तो बचा हुआ जे कैप। अगर मैंने उल्टा कर दिया इस तरह से, के कैप क्रॉस जे कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं बेटा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाऊं, मतलब ऐसे याद रखना तुम्हें, तो आई जे के, इस फॉर्मेट को याद रखना। आई के बाद आ रहा है तो क्या आंसर आएगा। अगर जे को मैं के से कर रहा हूं तो आई आंसर आएगा। अगर के को आई से कर रहा हूं तो जे आंसर आएगा। अगर उल्टा चलता हूं मैं, जे क्रॉस के ना करके जे क्रॉस आई कर लेता हूं तो आंसर में माइनस के पा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मतलब आई जे के और फिर वापस ए से। अगर ये सर्कल इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है, आई को जे से तो के, जे को के से तो आई के, और के को बेटा आई से तो जे के। अगर ये उल्टा चला दिया मैंने, जे को आई से तो माइनस के को जे से तो माइनस आई को के से तो माइनस जे के। इतना क्लियर हुआ। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है बेटा, वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं है, बल्कि वहां तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल थे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां इक्वल नहीं है। हाँ, इनके जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो इक्वल है। इनके जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इनको इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर इक्वल होना है, बी क्रॉस ए को अगर इक्वल होना है, तो बेटा किसी भी के भी आगे माइनस लगा दो। माइनस यहां लगा दो या फिर इसके आगे लगा दो। ठीक है, तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल हुए, देखो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा ऊपर है, तो बी क्रॉस ए वेक्टर इधर नीचे था। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो ये रोटेट होके बेटा ऊपर चला जाएगा। तो ये रोटेट होके ऊपर चला गया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ए वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है, ध्यान से देखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और बेटा बी वेक्टर इसमें दे रखा है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बेटा आई केप जे केप के ऐसे रख दो, फिर ए वेक्टर पहले लिख रहे हैं तो ए वेक्टर के ये कंपोनेंट पहले लिख देते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी का तो बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब इसको सोल्व करना कैसे, पहले बेटा आई केप को सोल्व करेंगे, तो इसको छुपा दो। क्या करूंगा, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई किया माइनस ए जेड, देखिए इसको छुपा दो और इनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर। अब ए जेड को बी वाई से, तो बेटा माइनस ए जेड बी वाई
और ये आ जाएगा इधर आई कैप, फिर माइनस जे कैप, पहले वाले पे तो प्लस फिर माइनस जे कैप। अब इसमें माइनस जे के बेटा इस वाले इसको छुपा लीजिए और इस रो को छुपा लीजिए, इस कॉलम और इस रो को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर उसके बाद अगला प्लस के कैप, और के कैप में बेटा इस कॉलम को और इस रो को छुपा लीजिए, बचा क्या ये, तो इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई, तो अपने को लिखना है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये बेटा बी, ये अपना इस तरह आंसर आ गया। और अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना बेटा, तो ये जो आंसर आया इस पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, क्योंकि बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, तो माइनस लगा सकते हैं। अगर अपने को इसी तरह निकालना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में निकालना चाहता हूं बेटा, तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आई केप, यहाँ पे जे केप, यहाँ पे के केप लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पहले बी है तो बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, और फिर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, और सिमिलरली इसी तरह सोल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है बेटा, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए अगर ये अपने को पैरेललोग्राम दे रखा है और बेटा उसके दो वेक्टर दे रखे अपने को, एक तो दे रखा है d1 वेक्टर और दूसरा दे रखा है d2 वेक्टर। अगर पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल दे रखे बेटा वेक्टर फॉर्म में, तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। चलिए स्टूडेंट, ये यहां तक अपना क्विक रिवीजन खत्म होता है। अगर किसी को इसमें कुछ और डाउट है, कुछ है, तो कमेंट में लिखिएगा, उसके वीडियो सॉल्यूशन बना के बेटा अपलोड कर देंगे हम लोग। कौन से चैनल पे, नीट एम्स नीट शॉर्ट नोट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हम लोग क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में अगर लेक्चर पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी मैं 12th स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वी पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं। तो अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बेटा डीप में पढ़ना है, तो वो फिजिक्स अरावली बाय अरुण सर, इस चैनल पे आके बेटा क्या कर सकता है, ध्यान से देखिए, चैनल नाम में लिख देता हूं यहाँ पे, फिजिक्स अरावली बाय अरुण सर। ये चैनल बेटा यूट्यूब पे लिखिएगा, फिजिक्स अरावली लिख दीजिए या फिजिक्स अरावली बाय अरुण सर लिख दीजिए। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, हर एक वीडियो अच्छे से देखिएगा बेटा, मैंने उसमें बहुत डीप के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को अच्छे से डीप में पढ़ना है तो बेटा विद नोट्स के साथ पढ़ाया मैंने चैप्टर, तो आप वहां जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को अपन दो सेक्शन में पढ़ेंगे, 1D शॉर्ट रिवीजन और 2D शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, इसी तरह हम पूरा 11 खत्म करेंगे। ओके बेटा।